मुख्य वक्ता के रूप में बहुजन समाज परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय दिनेश कुमार गौतम जी, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। शिक्षा एवं सामाजिक क्रांति के महान अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु पेरियर रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हम बहुजनों के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब के साथ साथ सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए, आज जैसा कि आप जानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनको इस दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, उनका आज 135वां जन्म दिवस है। 135वें जन्म दिवस के अवसर पर बहुजन समाज परिषद के माध्यम से जन्मोत्सव एवं अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस के रूप में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष जी नरेश कुमार रेड्डी साहब, जो कि छावनी परिषद के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से मिर्जापुर से आए अन्ना संजय भिंग जी हमारे पुराने साथी हैं। इस कार्यक्रम के विशेष सहयोगी मुकेश कुमार कनौजिया साहब और हमारे आयोजक महोदय विश्वजीत दास जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति, नौजवान साथियों, बच्चों, प्यारे सभी हमारे सम्मानित साथी, प्रशासन के भी साथी यहाँ मौजूद हैं। मेरा आप सभी को बाबा साहब की जयंती पर हार्दिक मंगल कामनाएं। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय बहुजन समाज। साथियों, जैसा कि हमारे साथियों ने आप लोगों के बीच में बताया, हम भी उनकी बातों को सम्मान देते हुए आपके बीच में ज्यादा लंबा समय मैं नहीं लूंगा, क्योंकि समय काफी हो गया है। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जो बैनर आप देख रहे हैं, इसमें बीच में 5 महापुरुष लगे हुए हैं। ऐसा बैनर इस धरती पर, भारत की धरती पर दूसरा नहीं है, दूसरा बैनर नहीं है। और मैं आज एक बात और बता दूं आप सबको, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, लेकिन 5 महापुरुषों के चित्रों को एक साथ लगा दे, इन 5 महापुरुषों के चित्र को एक साथ इस तरह लगा दे, एक भी संगठन इस धरती पर, भारत की धरती पर। ये मैं बात इसलिए बताना चाहता हूं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, ये सोच का मामला है। बाबा साहब की जयंती, जैसा कि हमारे वक्ताओं ने भी बताया, पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, पूरी दुनिया में। और भारत के अंदर भी तमाम वो लोग भी जयंती आज मना रहे हैं जो बाबा साहब के विचारों पर ताला डालना चाहते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा पर माला और बाबा के विचारों पर ताला, ऐसे लोग भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, ऐसे लोग भी बाबा साहब को माला चढ़ा रहे हैं। बाबा साहब की जयंती तो वो लोग भी मना रहे हैं जो बाबा साहब को दिल से मानते हैं, बाबा साहब के विचारों का अपने मन में, वचन में, कर्म में आत्मसात करते हैं। वो तो जयंती मनाते हैं, मनाना भी चाहिए, उनका तो हक है, वो तो हर वर्ष मनाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी जयंती मना रहे हैं जो बाबा के विचारों पे 24 घंटे ताला डालने का कोई काम नहीं करते, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते।
बाबा साहब को माला चढ़ाई। ये में आलोचना का मामला नहीं है, ये सतर्कता का मामला है, ये समझदारी का मामला है, ये वैचारिक मामला है। अभी 6 दिसंबर 2025 से पहले हम देख रहे थे पूरे देश में एक बाहर सी आ गई, कोई तो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता किसने बना दिए। लेकिन मैं आज आप लोगों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, भारत में जब संविधान बना था तो संविधान सभा बनी थी और संविधान का अध्यक्ष पार्लियामेंट में भारत के राष्ट्रपति को बनाया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान सभा ने बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था। मैं उन ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि संविधान सभा के द्वारा संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाना क्या संविधान निर्माता का संकेत नहीं है? क्या सबूत नहीं है? क्या वो एक टाइपराइटर जो बाबा साहब के निर्देशों का पालन करता हो, एक अधिकारी, क्या वो संविधान निर्माता हो सकता है जिसको संविधान सभा ने कोई राय भी नहीं दिया? आज उत्तर प्रदेश की सरकार है, सरकार में मुख्यमंत्री है, मंत्री है, देश की सरकार है, प्रधानमंत्री है और मंत्री है। क्या उस विभाग के मंत्री तो उस विभाग का मालिक बताया जाएगा? क्या प्रमुख सचिव को? प्रमुख सचिव आदेश का पालन करता है, मंत्री आदेश देता है, आदेश का पालन करने वाला नौकर होता है और आदेश देने वाला लीडर। तो बाबा साहब संविधान बनाने के लीडर हैं। मैं ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को यहाँ आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। जब हमारे देश में फालतू की बहस छड़ी, पूरी दुनिया के लोगों ने जब इस भारत के अनावश्यक गतिविधियों पर नोटिस लिया तो यूएनओ का संगठन है यूनेस्को, उन्होंने बाबा साहब की एक शानदार प्रतिमा यूनेस्को में लगा करके भारत के बेवकूफों को संदेश दे दिया और बता दिया कि तुम अपनी औकात में रहो, औकात में रहो। बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज है और इस दुनिया के सिंबल ऑफ नॉलेज है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया के महान अर्थशास्त्री हैं, उनके बराबर का अर्थशास्त्री अभी तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। भारत में नहीं, इस दुनिया में बाबा साहब से बड़ा अर्थशास्त्री अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ। उन बेवकूफ लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, वो अपनी हैसियत में आकर ये नकली काम ड्रामा करना बंद करे। तुमसे किसने कहा कि बाबा साहब को नकली मुखौटा लगा करके माला चढ़ाओ? बाबा साहब को माला पहनाने वाले करोड़ों लोग हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और जब अगर माला ईमानदारी से पहनाना चाहते हो तो अपने दिमाग का इलाज आगरा में आ जाओ, मैं भर्ती करा दूंगा। बाबा साहब को माला पहनाना चाहते हैं, जयंती मनाना चाहते हैं, बाबा साहब के अनुयायियों का वोट चाहते हैं, नकली ड्रामा क्यों करते भाई? ये नकली ड्रामा ठीक नहीं है, असलियत करो। मैं आज बताना चाहता हूं इस देश में क्या चल रहा है। बाबा साहब का पूरा आंदोलन शिक्षा पर केंद्रित है और बाबा साहब का पूरा जीवन अपमानों से भरा हुआ है। बाबा साहब ने या बाबा साहब के अनुयायियों ने कभी आरक्षण नहीं मांगा। वो बकवास करने वालों लोगों को मैं आज बताना चाहता हूं, बाबा साहब ने 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में
अपना पक्ष रखा और गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद बाबा साहब को सेपरेट इलेक्टोरेट का पृथक निर्वाचन का कम्युनल अवार्ड दिया गया था। हमने न आरक्षण मांगा, हमने अपने हक की लड़ाई लड़ी बाबा साहब के नेतृत्व में। एक कम्युनल अवार्ड हमसे छीन लिया गया और हमको झुंझुना आरक्षण का पकड़ाया गया। और कुछ लोग बदतमीज बकवास करते हैं कि तुम आरक्षण कब तक लोगे, कब तक आरक्षण लोगे, ऐसी बकवास करते हैं। तुम होते कौन हो देने वाले, तुम्हारी औकात क्या है? अरे हम तुम्हारी सरकार बनाते हैं। इस देश में सर्वाधिक वोट वाला समाज है हम, और इस देश में सरकार वोटों से बनती है। तो देने वाला समाज को तो देने की बात करने वाले लोगों का मैं इलाज करने की सलाह देना चाहता हूँ। बाबा साहब की जयंती हमने, क्योंकि आप लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, बाबा साहब का आंदोलन, फूले साहब का आंदोलन और फूले से लेकर के कांसीराम जी तक का आंदोलन शिक्षा पर केंद्रित है। और हमारे देश की सरकारें शिक्षा से हमारे समाज को वंचित करना चाहती है। हमें और हमारे समाज को जो सम्मान मिला है, संवैधानिक मौलिक अधिकार मिले हैं, ये शिक्षा के प्राप्त करने के बाद मिले। शिक्षा थोड़ी बहुत हमको प्राप्त हुई है, उससे हम सवाल करना सीखे हैं। अब वो हमसे शिक्षा छीनना चाहते हैं। वो हमको फ्री में मुफ्त का राशन दे रहे हैं, हमको चुनावों में पहुआ शराब पिलाते हैं, वो हमें प्रलोभन देते हैं वोट के नाम पर। हम भारत की सरकार को अभी 26 मई को हमें राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल को, 5 अथॉरिटीज को एक ज्ञापन दिया। और उसमें हमने महत्वपूर्ण बिंदु रखे और ज्ञापन में 1 लाइन का नहीं, 2 पेज का नहीं, 10 पेज का ज्ञापन दिया। और एक एक बात को हमने बारीकी से उसमें लिखा और उसमें हमने ऐलान किया कि 1 महीने के अंदर इसका जवाब नहीं मिला तो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे और सड़कों पर आंदोलन करेंगे। तो जब हमने ऐलान कर दिया आंदोलन का, तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से एक चिट्ठी आई, आंदोलन का ऐलान कर दिया। 22 जून को हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला था और 20 जून को ये चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से आई। चिट्ठी हमारे मार्फत लिखी गई, हमारे हवाले से लिखी गई डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन प्रतिलिपि दिनेश कुमार गौतम के लिए आई। ये दिखाना चाहता जब ये हमने लिखा और हमारा आंदोलन उन्होंने रात में 12 बजे कैंसिल कर दिया, तो दूसरे दिन 23 जून को हमने डीएम को घेर लिया, जाके 500 लोगों को ले जाकर के परेड की और हमने डीएम साहब से कहा कि ध्यान रखिए और ये ज्ञापन पकड़िए। ये दूसरा ज्ञापन हमने दिया और इसको साथ में लगाया। चलो शांत, पुराने वाले ज्ञापन को साथ में लगाया और 22 जून के ज्ञापन को 23 जून में हमने आगरा के डीएम को पकड़ा और बता दिया कि प्रधानमंत्री जी को बता दीजिए, आज के बाद हम परमिशन नहीं लेंगे। तुम्हें बता देना चाहते हैं, आज के बाद हम परमिशन नहीं लेंगे। परमिशन तो हमें बाबा साहब ने संविधान में दे रखी है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में हमको अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी हमको मिली है। हम अपने अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हवाला दे करके अपनी बात संवैधानिक तरीके से भारत के संविधान को अपने दिमाग में रखते हुए और दिल में राष्ट्रीयता का भाव रखते हुए अपनी बात हमें रखने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये डीएम साहब को हमने बोल दिया कि बता दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी को
और राज्य की सरकार को कि हम आज के बाद परमिशन नहीं लेंगे और हमें तुम रोक के दिखाना। और उसके बाद मैं आज आपको बता दूं, मैंने एक भी परमिशन नहीं ली। 6 दिसंबर को हमने कार्यक्रम किया, फिर हमने 4 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की शानदार जयंती मनाई और 110 बेटियों और बच्चों को जो PhD से लेकर के हाई स्कूल तक 85% जिन्होंने मार्क्स किए उनको हमने सम्मानित किया। 5 संदेश हमने दिए और पूरे ऐलान के साथ, क्योंकि आर्टिकल 19 है हमारे पास और हो सकता है हमको। हम जब परमिशन मांगेंगे तुम्हें देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो संविधान को दिमाग में रखेंगे और राष्ट्रीयता दिल में रखेंगे और हम रोड पर चलेंगे। हमें कौन रोक सकता है? आप व्यवस्था करेंगे, सरकार का काम व्यवस्था करना है, हमारी आवाज को रोकना नहीं है। बाबा साहब ने यह बात की है। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया और जीवन के अधिकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय, समुचित रोजगार, यातायात, सुरक्षित यातायात के साधन सरकार को देने की जिम्मेदारी है। यह संविधान में बाबा साहब ने हमें आर्टिकल 21 दिया है और आर्टिकल 21 को हमारे देश की सरकार लागू नहीं कर रही है। बाबा साहब की जयंती मनाने का अधिकार है किसी को? अगर बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब के द्वारा दी हुई व्यवस्था आर्टिकल 21 को लागू नहीं करते और वो बाबा को माला पहना सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से उनको राइट नहीं है। अगर आर्टिकल 21 को आप लागू नहीं करेंगे तो सरकार में बैठे हुए लोगों को बाबा को माला पहनाने का अधिकार नहीं। आर्टिकल 19 पर हमें रोकेंगे तो हम सवाल करेंगे संवैधानिक तरीके से और जवाब देना पड़ेगा। आर्टिकल 13 बाबा साहब ने कहा 25 नवंबर 1949 को क्या इस देश में 26 जनवरी 1950 से हम लोग दोहरी जिंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं? किसने कहा? बाबा साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा कि हम दो ही जिंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक तो लोकतांत्रिक रूप से हम आजाद होंगे, राजनीतिक अधिकार हमें प्राप्त होंगे और सामाजिक रूप से हम गुलाम होंगे। हम गांव के अंदर बराबर चारपाई पर नहीं बैठ पाएंगे लेकिन पार्लियामेंट में बैठ पाएंगे। देश के राष्ट्रपति जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को बाबा साहब ने इंगित करते हुए कहा था कि आप लोग जल्द से जल्द पार्लियामेंट में कानून लेके आए सामाजिक बराबरी का, और सामाजिक बराबरी का कानून बना करके जमीन पर सामाजिक बराबरी का कानून बना करके व्यवस्था बदल दें और सामाजिक व्यवस्था, समानता की व्यवस्था इस देश में लागू कर दें। अन्यथा ये लोकतांत्रिक ढांचा जो हम लोगों ने यहाँ पार्लियामेंट में बैठ के बनाया है, ये पीड़ित लोग इस व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। ये बाबा साहब ने कहा 25 नवंबर 1949 को। चाहो तो बाबा साहब का भाषण आप लोग पढ़ सकते हैं, मेरे पास है, किसी को जरूरत हो पढ़ा दो। क्या हमारे देश में सामाजिक समानता का कानून बनाएंगे? आज तक संविधान लागू हुए बाबू 75 वर्ष हो गए, 75 वर्ष हो गए, आज तक सामाजिक समानता का कानून नहीं बना। और बाबा साहब का प्रियम्बल, भारतीय संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित व्यवस्था। क्या हे भैया, तो समता पहले कहा है ना, प्रियम्बल में समता बाद में तो नहीं गई। भारतीय प्रियम्बल को आप पढ़ सकते, समता पहले कहा है बाबा साहब ने, और समता के लिए ही बाबा साहब ने
25 नवंबर 1949 को पार्लियामेंट में देश की सरकार को चेताया था। क्या समता आई? समता लागू है भारत में? कहां लागू है? कहीं भी पिट जाते हैं लोग जात के नाम पर, कहीं भी लूट लिए जाते हैं, कहीं भी आग लगा दी जाती है। अभी जौनपुर में एक गांव की कहानी मेरे पास आई है। मैंने उनको इतना बोला कि 14 अप्रैल के दिन जिस जगह पर तुम सन 1980 से जयंती मनाते चले आ रहे हो, उसी ताकत के साथ जयंती मनाना, और तुमको मनाने से कोई रोके तो मुझे फोन करना। वहां क्या हुआ कि बाबा साहब की मूर्ति लगी है सन 1980 से। वहां पे एक गुमटी बनी सी ऐसी बढ़िया सी, लेकिन वो पुरानी हो गई। उन्होंने एक गुमटी पीछे बनाई, बोले कि इस मूर्ति की जगह दूसरी एक मूर्ति लगा देंगे, तब इस गुमटी की हम रिपेयरिंग करके कोई दूसरा काम करेंगे। तो उन लोगों ने एक गुमटी पीछे बनाई और पीतल बढ़िया सी मूर्ति उन्होंने मंगा के रखी कि अब ये मूर्ति लगी है। आपने कब लगवाई है बाबूजी? आपने लगाई है मूर्ति, कब लगवाई है? अगर ये मूर्ति पुरानी हो गई और दूसरी मूर्ति आप लगाना चाहें तो क्या परमिशन लेनी पड़ेगी? पुरानी मूर्ति सन 80 से लगी है, उसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, सरकार को भी लोग समझा दें। मूर्ति बदलने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं विवादित जमीन पर मूर्ति लगाई जाती है तो परमिशन की आवश्यकता है। लेकिन जौनपुर में उन लोगों ने बराबर कर दी। वो गांव का प्रधान और वो ओबीसी का ही था, और उसको किसी ने पढ़ा दिया और वो ड्रामा करने लगा। तो मेरा यार यहाँ कहना है, बहुत सारी बातें आज ज्यादा नहीं कहनी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। और अभी 15 मार्च को भी हमने एक तीसरा ज्ञापन सरकार को भेज दिया है। अब सरकार, अभी जो आजकल आप लोग देख रहे हैं, अभी ये जो किताबें अभी सरकारी प्रकाशन की अभी लागू की है, ये कोई ड्रामा नहीं है। ये श्रेय किसी को दिया जा रहा है। किसी समझदार व्यक्ति में जरूरत समझो तो इस ज्ञापन को पढ़ लो। एनसीईआरटी की जो किताबें लागू हुई है, ये इस ज्ञापन की वजह से, इस ज्ञापन की वजह से है। लेकिन हम किसी से श्रेय मांग नहीं रहे। हमने कहा हमें श्रेय नहीं चाहिए। बाबा साहब के आदर्श, उनका व्यवस्था, उनके संविधान को अक्षर से पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। हमें नहीं चाहिए किसी का श्रेय। हमको बाबा की सिखाई है और कर्म के साथ बाबा को माला चढ़ाने का हमें अधिकार है। क्यों? हम बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की मानते हैं। हम बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की मानते हैं। कुछ लोग हैं न बाबा साहब को मानते हैं, न बाबा के संविधान को मानते हैं और न बाबा साहब की मानते हैं। वो हमें सिखाएंगे कि हम बाबा साहब के अनुयायी है कि नहीं है? क्या साहब, आज मैं देख रहा हूँ 14 अप्रैल के दिन हर साल ऐसे लोग आते हैं, कुछ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए अपने आप को अम्बेडकरवादी जताते हैं। कांशीराम साहब ने कभी किसी को जताने की कोशिश नहीं की कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। मैं कहता हूँ कि बाबा साहब के बाद अगर इस धरती पर कोई अम्बेडकरवादी हुआ है, ईमानदार अम्बेडकरवादी, तो मानवर क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या बाबा साहब के बाद कोई सच्चा अम्बेडकरवादी इस धरती पर हुआ है तो मानवर कांशीराम साहब है। लेकिन तमाम लाखों अम्बेडकरवादी जो गलियों में, मोहल्लों में ब्याज का काम करते हैं, जुए खिलवाते हैं, सट्टे लगाते हैं, दुराचार करते हैं, उनका ऊपर से नीचे, बाल से लेकर दोपहर के नाखून तक पूरा का पूरा शरीर, पूरा जीवन दुष्चरित्रता से डूबा हुआ है। और वो भी पट्टा डाल लेंगे, वो भी भैद लगा लेंगे और कहेंगे मैं अम्बेडकरवादी। सिर्फ एक दिन का अम्बेडकरवादी हम नहीं बनना चाहते। हम आजीवन अम्बेडकरवादी हैं, जब तक जिंदा है, और मरेंगे तब तक अम्बेडकरवादी रहेंगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। तो हमने ये जो बैनर आपने देखा है, इसके अकॉर्डिंग हमने एक ये हैंडबिल जारी किया था। संयोग से हमारे साथियों ने इसको
छोटा छपा दिया था हमने, रंगीन हैंडबिल ऐसा ही पूरे देश में हैंडबिल फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे भेजा। इस हैंडबिल में कुछ लिखा हुआ है। इस हैंडबिल को सरकार में बैठे लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन आप यहाँ मेरे सामने बैठे आप भी पढ़ लिया। जिसको भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये हैंडबिल है, इस हैंडबिल में हमने जो 26 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक जो ज्ञापन दिए उनके भी जिक्र है, किन किन को दिए उनका भी जिक्र है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें है कि आर्टिकल 21 का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के विशेष संदर्भ में देश भर के सभी नागरिकों के बच्चों नौनिहालों के भविष्य निर्माण हेतु शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर समान शिक्षा प्रणाली के आधार पर समान रूप से फ्री आवासीय शिक्षा व्यवस्था। समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। हम लोग कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम फ्री 5 किलो राशन की बात नहीं कर रहे, तो समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। फ्री आवासीय शिक्षा व्यवस्था, सुलभ एवं उच्च स्तरीय निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं तथा पक्षपात रहित कानूनी न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराने, जाति आधारित उत्पीड़न तुरंत रोकने, नशा मुक्त भारत, पूर्ण शराबबंदी, निजी उद्योगों के असंगठित कामगारों, हमारे आगरा में जूता श्रमिक भी है और भी मजदूर है, असंगठित कामगारों को संवैधानिक हक अधिकार, सुनिश्चित रोजगार, सुरक्षित सम्मानजनक यातायात के साधन उपलब्ध कराने और 6 दिसंबर 1924 के संकल्प की कार्य योजना बहुजन चिंतन शिविरों के आयोजन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के परिप्रेक्ष्य में 85% बहुजन समाज को जागरूक कर भाईचारा बनाने, बहुजन महापुरुषों के अधूरे मिशनरी कारवा को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के बढ़ते हुए कदम एवं बाबा के सपनों का भारत बनाने का संकल्प को आगे बढ़ाते हुए ये बातें जो हमने कही है, हम कह नहीं रहे, हम लिख रहे हैं। 10-10, 12-12 पेज का ज्ञापन प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। अभी आपने देखा 2 दिन पहले ये हैंडबिल जारी हुआ, ये हैंडबिल भारत के प्रधानमंत्री जी ने पढ़ लिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये मुख्यमंत्री जी ने भी पढ़ लिया है। अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में मजदूरों को लेकर के आंदोलन छेड़ा और इस ज्ञापन में हम लिख रहे हैं, ठीक है। और इस बैनर में इन ज्ञापनों में लिख रहे हैं और इस हैंडबिल में लिख रहे हैं। इन्होंने नौटंकी कर दी। हम लड़ाई के मैदान में नहीं आए, अभी उन्होंने मैदान में फर्जी लोगों को खड़ा कर दिया। उन्होंने अभी एनसीईआरटी को लेकर के ड्रामा कराया और हम ड्रामे में शामिल नहीं हैं। आप ईमानदारी से बताना हम कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम लोग प्रत्येक रविवार को अपने भाइयों को, जागरूक साथियों को, माताओं बहनों को, बच्चों को, नौजवान भाइयों को, पढ़े लिखे मित्रों को एक बैनर लगा करके शिक्षा, सुरक्षा, आर्टिकल 21 का जो भी अधिकार बाबा साहब ने मौलिक अधिकार के रूप में फंडामेंटल राइट जो हमको दिए हैं उनके विषय में समझाते हैं और बताते हैं कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस देश का वो समाज जो 6743 जातियों में बांटा गया है और ऊंचे नीचे छोटे बड़े की भेदभाव की लड़ाई में एक दूसरे की बेइज्जती कर रहा है और गुलामी झेल रहा है। हम बाबा साहब ने हमको कहा, लखनऊ में शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की एक बहुत बड़ी सेमिनार हुई थी 1948 को, और जब पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब बाबा साहब ने ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के भाइयों को ये अपील की थी कि मेरे ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के भाई जिनको हमने वोट का अधिकार दे दिया है समान रूप से,
प्रत्येक नागरिक को वोट का बराबर का अधिकार है। वन मैन वन वोट वन वैल्यू का संवैधानिक अधिकार है। और वो संविधान लागू होने से पहले बाबा साहब ने कहा कि 26 जनवरी 1950 से ये लागू भी हो जाएगा। अगर आप लोग वोट का भाईचारा बना लें, मैं जानता हूं रोटी बेटी का रिश्ता करना बहुत कठिन है। 6743 टुकड़ों में तुम लोग बटे हुए हो और बाबा साहब ने कहा कि 6743 जातियों में के टुकड़ों में बटे हुए लोगों को मैंने 3 टुकड़ों में जोड़ दिया है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाबा साहब ने क्या कहा? 6743 जातियों के टुकड़ों में बांटे हुए समाज को मैंने 3 में जोड़ दिया है। अब वो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होंगे। क्या 1950 से पहले ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में जानकारी किसी को थी बाबा साहब के अलावा? नहीं थी ना। और हम लोग 6743 जातियों में बांटे गए सदियों से और आज भी बटे हुए हैं। आज गणना करा लो, जो बहुजन समाज 6743 जातियों में बटा हुआ है, जिसको भाईचारा बनाने के लिए बाबा साहब ने अपील की, वो आज 20,000 जातियों में बट गया है। उनकी जातियां बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई हैं। तो बाबा साहब के अनुयायी होने के सबूत है क्या? मैं कहता हूँ ये हमारे ही लोग बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। जिस दिन ये बाबा साहब के अनुयायी हो गए, क्या इनको आर्टिकल 21 के अनुपालन के लिए ज्ञापन देना पड़ेगा? आदेश करना पड़ेगा, ज्ञापन नहीं। और मैं चाहता हूं कि बाबा के अनुयायी आदेश देने लायक बने। मैं ये ज्ञापन इसलिए नहीं दे रहा हूं कि कटोरा लेकर के देश की और प्रदेश की सरकार से भीख मांगे। हम भीख मांगने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि 3 ज्ञापन हमने दे दिए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को। इस मंच के माध्यम से आपको साक्षी मान के मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग ज्यादा दिनों तक उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे तो पहले तो 50 वकीलों का एक समूह सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेगा और फिर हम रोडों पे आएंगे और हम देखेंगे आर्टिकल 21 को तुम लागू करते हो या नहीं करते हो। ये बाबा को माला और विचारों पर ताला ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। मैं इस प्रयागराज की धरती से आप लोगों को माध्यम बनाकर इस देश के 100 करोड़ बहुजन समाज से अपील करना चाहता हूं कि आप बाबा के अनुयायी बनने की कोशिश करिए। हमारे महापुरुषों का 1848 से आंदोलन शुरू हुआ है शिक्षा का। वैसे तो लॉर्ड मैकॉले ने उससे पहले ही ये व्यवस्था दी, लेकिन ये व्यवस्था कागजों में चलने वाली नहीं है। जैसा कि संविधान में भी बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, क्या अधिकार लागू मिले क्या? बाबा साहब के संविधान में दिए हुए अधिकार क्या हमको प्राप्त है? नहीं है ना। ऐसे ही लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, जब तक फूले साहब ने लड़ाई नहीं लड़ी और हंटर कमीशन नहीं आया, तब तक शिक्षा का अधिकार हमको प्रॉपर नहीं मिला। ये फूले साहब की देन है। मैंने भी अपनी बात रखने से पहले शिक्षा एवं सामाजिक क्रांति का महान अग्रदूत महात्मा फूले साहब को बताया। इसीलिए नहीं बताया कि मैं सिर्फ पूजा करता हूँ। मैं फूले साहब की सिर्फ पूजा नहीं करता, उनको सम्मान तो करता हूँ, माला चढ़ाता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, लेकिन मैं फूले साहब को अनुपालन करता हूँ, उनके निर्देशों का, उनके विचारों का पालन करता हूँ अपने जीवन। हमारे बहुत सारे साथी हैं खुद में पालन नहीं करते, सिर्फ भाषण देते हैं, भाषण में पालन करते हैं। क्यों जी? हमारे नेता भाषण में पालन करते हैं, अपने निजी जीवन में पालन नहीं करते। हमारे देश की जो लीडरशिप है, चाहे वो सत्ता में बैठी लीडरशिप हो, चाहे वो विपक्ष की लीडरशिप हो, चाहे वो सामाजिक लीडरशिप हो, चाहे वो धार्मिक लीडरशिप हो, हमारे देश की लीडरशिप निकम्मी है। हमारे देश की लीडरशिप निकम्मी है, इसलिए हमारा समाज गली गली पिटता है, जात के नाम पर अपमानित होता है और हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट जो बाबा साहब ने संविधान में हमें दिए हैं, वो हमें आज तक नहीं मिले। तो मैं आज
इस इलाहाबाद की धरती से, जिसका नाम है प्रयागराज हो गया है। और इन पांचों महापुरुषों को, इनको पंच महापुरुष बोलते हैं। आज गांव देहात में लोग बोलते हैं पंच परमेश्वर। क्या बोलते हैं? पंच परमेश्वर। और ये हमारे पंच परमेश्वर है। जो इस देश में, जो सरकार, जो नेता इन पंच परमेश्वर को नकारेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, और जो इनको सलाम करेगा वो राज करेगा। जो इनकी बात मानेगा वो राज करेगा। और हमने आगरा में कह दिया था 6 दिसंबर को भी, 4 जनवरी को भी, 15 मार्च को भी, तो जो पंच महापुरुषों को मानेगा, उनकी बातों को मानेगा, कोई राज करे। दिमाग में रखना। अभी 11 अप्रैल को फूले साहब की जयंती पे पहली बार मैं पूरे भारत में देखा हूँ। भारत की आजादी से लेके आज तक मैं पहली बार देखा हूँ देश के प्रधानमंत्री जी ने फूले साहब को माला पहनाई है। इसलिए नहीं पहनाई कि वो फूले साहब को अपना नेता मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, तो इसलिए पहनाई है कि फूले साहब की और साहू महाराज की जयंती को डेटों को बदल दिया गया। उन डेटों पे ISI के मार्का लगाने के लिए हमारे देश की सरकार फूले साहब को 11 अप्रैल को माला पहना रही है, जबकि काशीराम साहब जब तक जिंदा रहे 20 फरवरी को फूले साहब की जयंती मनाते रहे। साहू महाराज के विषय में पूरे देश जानता है, देश नहीं पूरी दुनिया जानती है। 26 जुलाई 1902 ब्रिटिश वाइसराय काउंसिल से अप्रूवल लेकर के इस देश में पहली बार कोल्हापुर रियासत में साहू महाराज ने 50% भागीदारी पिछड़ों को दी। और पिछड़े का मतलब 6743 जातियों में बटा हुआ बहुजन समाज 50% भागीदारी दी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब संविधान सभा में बाबा साहब ने OBC और SC और ST बनाया और उनको 50% तक भागीदारी देने का जो प्रावधान पार्लियामेंट में बैठ करके बाबा साहब ने संविधान सभा के सामने लड़ाई लड़के संविधान में जो व्यवस्था दी, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दी, वो साहू महाराज के 26 जुलाई 1902 के आदेश के बदौलत दी। मेरे बहुत सारे करोड़ों ऐसे पढ़े लिखे सर्विस क्लास साथी हैं, चाहे वो बैकवर्ड के हो, तो शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब के हो, माइनॉरिटी के हो, इनको ABCD नहीं पता कि ये बाबा साहब ये सब कैसे कर पाए। बाबा साहब ने तो कर्नल अवार्ड लाए थे, उसको तुमने छीन लिया हमसे। हम आज कर्नल अवार्ड की बात नहीं कर रहे हैं और ना हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैंने देश की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 14 अप्रैल 2017 को, कब 14 अप्रैल 2017 को एक पोस्टर बनाया, ऐसा एक पोस्टर, और वो पोस्टर मैंने प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। मोदी जी की बात कर रहा हूं, पूर्व प्रधानमंत्री नहीं कर रहा, मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैंने मोदी जी को मेल किया, उनके पर्सनल ट्विटर पर डाला और एक चिट्ठी उनके PMO को भेजा कि आप ये लागू कर दो। हम आरक्षण उनके मुंह पर मार देंगे जो हमको आरक्षण खोर बताते हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, वो पोस्टर मेरे पास है, अभी भी है, सोशल मीडिया पर चलता है, तारीख बता दिया मैंने 14 अप्रैल 2017 को। हमने कहा वो आरक्षण को हम खुद मुंह पर मारना चाहते हैं, लेकिन तुम हमें आरक्षण को बनाए रखना चाहते हो। तुम हमको फ्री में शराब पिलवाते हो, हमें प्रलोभन चुनावों में दिलवाते हो, फ्री में राशन देते हो, हमें शिक्षा से वंचित क्यों कर रहे हो? भाई बाबा साहब ने हमें आर्टिकल 21 में दिया है, फंडामेंटल राइट है, शिक्षा का अधिकार हमें, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार अपने दायित्वों से मुकर रही है। तो आज मैं आपके बीच में ये एक लाइन लिखी है यहाँ, जन्मोत्सव समारोह एवं बहुजन चेतना शिविर।
चेतना का मतलब क्या है? जो समाज चैतन्य शून्य हो गया है, जो पढ़ लिख तो गया है, साक्षर तो हो गया है, लेकिन शिक्षित नहीं है। जो व्यक्ति पीएचडी होने के बाद, प्रोफेसर बनने के बाद, आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद, मंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकता, अपने घर का प्रवेश नहीं कर सकता, अपने बेटी के बेटे की शादी नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। मैं उन्हें पढ़ा लिखा कहूँ क्या वो साक्षर शिक्षित है? शिक्षित व्यक्ति पराधीन नहीं होता, शिक्षित व्यक्ति स्वावलंबी होता है। हमने इस हैंडबिल में अभी हमारे रोहित भाई ने बताया, हमने इसमें लिखा है 85% बहुजन समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से मजबूत भाईचारा बनाकर बहुजन समाज को खुद अपने बलबूते पर स्वनिर्भर सशक्त समाज, इंडिपेंडेंट पावरफुल सोसाइटी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इंडिपेंडेंट पावरफुल सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं। हम समाज को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। समाज के हाथ में कटोरा हम नहीं देना चाहते, हमारी सरकार देना चाहती है। हमारी सरकार चाहती है कि हमारे समाज के बच्चों के हाथ में कटोरा बना रहना चाहिए, किताब नहीं। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट जो प्राप्त है, वो अधिकार नहीं आप लोग भी मांगते रहिए 5 किलो राशन के रूप में। तो हम ये बात आप लोगों के सामने आज ये माननीय नरेश कुमार डैडी साहब जो छावनी परिषद के यहाँ के उपाध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष का मतलब होता है नेता सदन। छावनी परिषद के आप लीडर रहे, किंतु मैं जानता हूँ, मैं छावनी क्षेत्र का सदन का रहने वाला हूँ, आगरा का। छावनी क्षेत्र का जो अध्यक्ष होता है वो वहाँ का ब्रिगेडियर होता है, वहाँ का स्टेशन है बॉर्डर का ब्रिगेडियर, कंपनी ब्रिगेडियर वहाँ का प्रेसिडेंट होता है छावनी का, और उपाध्यक्ष सभासदों का एक लीडर होता है। यही बात है ना। तो यहाँ के छावनी परिषद के लीडर नरेश कुमार डैडी साहब की अध्यक्षता में आज बाबा साहब की 135वीं जयंती के इस महान अवसर पर इस बैनर के माध्यम से जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा, आप सबको मैं बधाई देता हूँ। 135वीं जयंती की, बाबा साहब के जन्म दिवस की, जन्मोत्सव की सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए, और बाबा के सपनों का भारत, मेरी बात और ध्यान से एक सेकंड सुनिए। इस धरती पर बाबा साहब के बाद अगर किसी महापुरुष ने एक बात कही कि मुझे बाबा के सपनों का भारत बनाना है, मुझे सम्राट अशोक के भारत बनाने का मैंने सपना देखा है। सम्राट अशोक के भारत बनाने का सपना मैंने देखा है। मुझे बाबा के सपनों का भारत बनाना है। उस महापुरुष का नाम मानवर कांचीराम साहब है, और हम मानवर कांचीराम साहब के सच्चे सपूत हैं। कपूत तो गलियों में जूते खाते फिर रहे हैं, गली गली इस देश में घूम रहे हैं समाज को बेचते हुए, लेकिन हम कांचीराम साहब के सच्चे सपूत हैं, और बाबा के सपनों का भारत बनाने का संकल्प मानवर कांचीराम साहब ने लिया। अभी वो सपना अधूरा है, और सम्राट अशोक का भारत बनाने का जो सपना हमारे बाबा साहब ने, हमारे महापुरुषों ने देखा, फूले से लेकर कांचीराम साहब तक सभी महापुरुषों ने देखा। ये मेरे एक भाई अभी मुकेश कुमार जी कनौजिया साहब ने ये पंचशील का ये पट्टा हमारे गले में डाला। मुझे कोई बता सकता है पंचशील का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? एक पंचशील का मतलब होता है मानव जीवन में आचरणवान जीवन जीने की कसमें। मानव जीवन में आचरणवान व्यक्तित्व को स्थापित करने की कसमें खाने का ये 5 कलर का झंडा है, ये पट्टा है, और यही सम्राट अशोक के भारत बनाने का प्रतिबिंब है ये झंडा। लोग बजरंगी कपड़ा डाल लेंगे, झंडा ले लेंगे, बैज लगा लेंगे, लेकिन 5 और
शीलों को भंग करते हैं सुबह से शाम तक। मैं कह रहा हूं आज भी 90% लोग जो बाबा साहब की जयंती मनाए हैं और वो 5 शीलों में कई शील आज ही भंग करेंगे, आज ही भंग करेंगे। और हम 5 शीलों को नमन करते हैं, हम 5 शीलों को नमन करते हैं। तो सम्राट अशोक का भारत बनाने का सपना मान्यवर काशीराम साहब ने देखा। तो काशीराम साहब का अपने आप को फोटो लगाने वाले लोग, क्या कांसीराम की कसमें तुम्हें याद है क्या? कांसीराम साहब की कसमें याद है क्या? उनको भूल गए ना? सम्राट अशोक का सपना का भारत बनाने का जो कसमें कांसीराम साहब ने खाई, वो याद है क्या? किसी को याद नहीं है। इसलिए हम मान्यवर कांसीराम साहब ने जो कसमें खाई, जो संकल्प लिया, वो संकल्प हम दोहराते हैं कि सम्राट अशोक के सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत और बाबा के सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत और बाबा के सपनों का भारत बनाने का कांसीराम साहब का संकल्प है, उसे हम दोहराते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग हैं अगर बाबा के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं? आप कम संख्या में है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा। वो संकल्प इस धरती पर मान्यवर कांसीराम साहब के बाद उस संकल्प को अगर किसी ने दोहराया है तो सिर्फ बहुजन समाज परिषद ने दोहराया है, किसी संगठन ने नहीं दोहराया। मैंने अभी आपको क्या बोला? तमाम राजनीतिक दल है, तमाम सामाजिक संगठन है, आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। एक दिन के अम्बेडकरवादी है, कांसीराम साहब का भी फोटो लगाते हैं, लेकिन 5 महापुरुषों का फोटो लगाने की औकात हर किसी में नहीं। जो इन 5 महापुरुषों का फोटो लगाएगा, समझ लेना कांसीराम जी का अनुयायी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा। 5 महापुरुषों का फोटो लगाएगा तो समझ लेना कि कांसीराम साहब का अनुयायी हो सकता है। देखिए, आज के दिन बाबा साहब का चित्र सबने लगाया, लेकिन जिस दिन हम महात्मा फुले की जयंती मनाते हैं, साहू महाराज की जयंती मनाते हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पेरियर साहब की जयंती मनाते हैं, या कांसीराम साहब की जयंती मनाते हैं, या माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाते हैं, या माता रमाबाई की अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, तो इन 5 महापुरुषों में से एक भी कम नहीं होता। इन 5 महापुरुषों में से एक भी कम नहीं होता। ये पंच परमेश्वर हमारे हमेशा विराजमान रहते हैं। हम इनको सबसे पहले नमन करते हैं, तो उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। तो मैं आप सभी को बाबा साहब की 135वीं जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं करते हुए, बधाई देते हुए और बाबा के सपनों का भारत बनाने का संकल्प दोहराते हुए, सम्राट अशोक का भारत बनाने का संकल्प दोहराते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को बाबा साहब की जयंती के महान अवसर पर सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।